युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे, ध्यान से सुनिए आप। शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई थी। इसी वजह से परस्पर अविश्वास की परिस्थितियों में दोनों गठबंधनों ने हथियारों का भारी भंडारण करते हुए लगातार युद्ध की तैयारियां की। दोनों ही गुट अपने अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु हथियारों के बड़े जखीरों को आवश्यक समझते थे। चूंकि दोनों ही गुट परमाणु हथियारों से लैस थे, वे इसके प्रयोग के दुष्परिणामों से भलीभांति परिचित भी थे। दोनों महाशक्तियां जानती थी कि यदि प्रत्यक्ष युद्ध लड़ा गया तो दोनों को भारी नुकसान होगा। इनमें से किसी के भी विश्व विजेता बनने की संभावनाएं काफी कम हैं। दोनों महाशक्तियों ने हथियारों पर नियंत्रण के लिए अस्त्र शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के प्रयास किए। क्वेश्चन और उसका आंसर पूरा हो गया। इसमें कोई ऐसा शब्द हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, किसी को आगे बढ़े जी। ठीक है। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, कारण बताइए। छोटे देशों के साथ महाशक्तियों द्वारा सैन्य गठबंधन रखने के प्रमुख 3 कारण। पहला, महत्वपूर्ण संसाधन हासिल करना। महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल और खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होता था। भू क्षेत्र, महाशक्तियां इन छोटे देशों को आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया भू क्षेत्र महाशक्तियां The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। इस बीच में कोई डायल न करे कहीं नंबर, इस बात का ध्यान रखें आप, कोई नंबर डायल न करे, डायलों को सुविधा होगी। महत्वपूर्ण संसाधन हासिल करना, महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल और खनिज पदार्थ इत्यादि प्राप्त होता था। भू क्षेत्र, महाशक्तियां इन छोटे देशों को अपने हथियारों की बिक्री करती थी। इनके यहाँ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके सेना का संचालन करती थी। सैनिक ठिकाने, छोटे देशों में अपने सैनिक ठिकाने बनाकर दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी करती थी। इसमें कोई ऐसा शब्द जो क्लियर न हो रहा हो आपको? सर, ये महत्वपूर्ण संसाधन हासिल करना, ये मतलब बता दीजिए। महत्वपूर्ण संसाधन का प्राय है कि युद्ध के लिए तेल की भी जरूरत पड़ती है जी। और अन्य चीजें भी। अब सामान्य तौर पर किसी भी देश के विकास के लिए तेल और वहां का खनिज पदार्थ यह आवश्यक होता है ना, जिसका उपयोग कोई भी देश अपने डेवलपमेंट में लगाता है। यही महत्वपूर्ण संसाधन, ठीक है जी। आगे बढ़े। हाँ, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था, इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। इसका आंसर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ का आविर्भाव हुआ, जो कि अलग अलग विचारधारा वाले थे। ऐसे में किसी भी देश के लिए एकमात्र विकल्प यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे। शीत युद्ध तो सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था, इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि विश्व के साम्यवादी विचारधारा वाले सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए और पश्चिम देश जो कि पूंजीवादी विचारधारा के थे, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में शामिल हुए। सन 1941 में 41 नहीं है यहाँ पे, 51 कर लेना, 1991
में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया 1991। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति से भारत के हितों को आगे बढ़ाया? आंसर, स्वतंत्रता के पश्चात और शीत युद्ध के अंत 1991 तक भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति अलग अलग रही। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने के कारण प्रारंभ से ही अमेरिका भारत से नाराज रहा और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता था। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल तक, अर्थात शीत युद्ध की समाप्ति तक, अमेरिका के साथ भारत के विशेष संबंध नहीं रहे। हालांकि इस दौरान समय समय पर अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों में थोड़ा बहुत सुधार अवश्य किया, परंतु वह पाकिस्तान को निरंतर सैन्य सहायता देता रहा। यद्यपि अमेरिका ने पाकिस्तान की कश्मीर में घुसपैठ की नीति की निंदा की, परंतु इसके पीछे भी उसकी सोची समझी कूटनीतिक चाल थी। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध मधुर रहे। भारत और सोवियत संघ निरंतर एक दूसरे को सहयोग करते रहे। सोवियत संघ में बड़े पैमाने पर भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्ष नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया। इस नीति के कारण भारत ऐसे निर्णय ले सका जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके हितों की पूर्ति हो सके। साथ ही वह सदैव ऐसी स्थिति में रहा कि यदि कोई एक महाशक्ति उसका अथवा उसके हितों का विरोध करे तो दूसरी महाशक्ति उसको सहयोग करती रहे। शीत युद्ध के दौरान भारत अपने हितों के लिए लगातार सजग रहा। यह भी क्वेश्चन पूरा होता है। इसमें कोई शब्द किसी को पूछना है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कैसे मदद पहुंचाई? उत्तर, शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बटा हुआ था। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की नीति का अभिप्राय यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं अथवा तटस्थता का पालन करते हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है पृथकतावाद नहीं। तीसरी दुनिया के देशों के विकास में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विशेष भूमिका निभाई। नंबर 1, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से अधिक विकास करने और अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। दूसरा, नव आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। सन 1912 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित, फिर से आप इसको सुन लीजिए, इस दृष्टिकोण से नव आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। दूसरा, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। अगला, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की मात्रा कम होगी। अगला, अल्प विकसित देशों की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक गुटों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो गए।
इसके कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। तीसरी दुनिया के देशों को आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में सभी नव स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी विदेश नीति निर्धारित करने में इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विशेष भूमिका का निर्वहन किया। यह क्वेश्चन पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में सामने आई थी। शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के विघटन से एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में कमी आई। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय बन चुका है। सन 1992 में इंडोनेशिया में 10वें शिखर सम्मेलन में अधिकतर सदस्यों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को जारी रखने के साथ साथ इसके उद्देश्यों को परिवर्तित करने पर जोर दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता। नंबर 1, गुट निरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आजाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाएं तो एक शक्ति बन सकते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति के कारण किसी भी गरीब और छोटे देश को किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकता है। गुट निरपेक्ष देशों को आज भी आपसी सहयोग की दृष्टि से इस मंच की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए इस निर्गुट राष्ट्रों का आपसी सहयोग आवश्यक है। यह नीति आज भी गुट निरपेक्ष देशों को सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही विश्व में निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन मौजूद असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका है। शीत युद्ध के बाद भी यह आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। यह भी क्वेश्चन पूरा होता है। सर, अप्रासंगिक मतलब क्या होता है? अप्रासंगिक, प्रासंगिक और अप्रासंगिक। प्रासंगिक का अभिप्राय है कि वर्तमान में भी उसकी जरूरत है, वर्तमान में उसकी जरूरत है, और अप्रासंगिक का अभिप्राय है कि अब उसकी वर्तमान में जरूरत नहीं है। तो गुट निरपेक्ष से संदर्भित प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपका जवाब यही होना चाहिए कि आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। क्लियर? जी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रतिस्पर्धी गुट से कम 3 देशों की पहचान करें। प्रतिस्पर्धी गुट जैसे एक सोवियत संघ हो गया और दूसरा अमेरिका। प्रत्येक प्रतिस्पर्धी, तो सोवियत संघ के गुट के 3 सदस्य, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया। सोवियत संघ के गुट में 3 सदस्य, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और रोमानिया। अमेरिका गुट के 3 सदस्यों में पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। हम आगे आते हैं। जिसमें हम गुट बोलेंगे और उन गुट से जुड़े हुए देशों का नाम। जैसे पूंजीवादी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 2 ब्रिटेन। नंबर 3 फ्रांस। साम्यवादी गुट, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी। फिर से साम्यवादी गुट में सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी। गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत, मिस्र और घाना। भारत, मिस्र और घाना, ये 3 गुट है। पूंजीवादी गुट, साम्यवादी गुट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तीनों गुटों के 3 देशों के नाम बताए गए। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया अभी तक क्यों विभाजित है?
जबकि शीत युद्ध के दौर के बाकी विभाजन मिट गए। क्या कोरिया के लोग चाहते हैं कि विभाजन बना रहे? इसका आंसर उत्तरी और दक्षिणी कोरिया अभी तक विभाजित हैं, क्योंकि इनके पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के हित निहित हैं। इसलिए यहाँ के शासक वर्ग कोरिया के एकीकरण की ओर कदम नहीं बढ़ा पाए हैं, यद्यपि कोरिया के लोग विभाजन नहीं चाहते। इसमें कोई शब्द ऐसा जो कंफ्यूज कर रहा हो, क्लियर न हो रहा हो किसी को? क्लियर है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 ऐसे देशों के नाम बताइए जो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए। भारत, पाकिस्तान, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र। ठीक है, अब हम आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जिसको ध्यान से सुनेंगे आप। इसमें कोई शब्द कंफ्यूज करेगा, क्लियर नहीं होगा, तब हमसे पूछ लेंगे। यह जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, प्राय परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट पर विस्तार से बताइए। क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की तटीय सीमा के निकट है। क्यूबा के मिसाइल संकट को इन प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से हम जान सकते हैं। क्यूबा का सोवियत संघ से लगाव। क्यूबा का अपने समीपवर्ती देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा सोवियत संघ से लगाव था, क्योंकि क्यूबा में साम्यवादियों का शासन था। सोवियत संघ उसे कूटनैतिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता था। नंबर 2, सोवियत संघ के नेताओं की चिंता। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी देश है जो विश्व में साम्यवाद को पसंद नहीं करता। वह साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर सकता है। क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति के आगे एक शक्तिहीन देश है। तीसरा, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात करना। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्यूबा पर आक्रमण की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय किया। सन 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका का नजदीकी निशाने की सीमा में आना। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की तैनाती से पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। मिसाइलों की तैनाती के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि हो गई। सोवियत संघ पहले की तुलना में अब संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगुने ठिकानों अथवा शहरों पर हमला कर सकता था। 5वां, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को चेतावनी दिया जाना है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात करने की जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग 3 सप्ताह बाद प्राप्त हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार दोनों देशों के मध्य परमाणु युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने संयम से काम लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी चाहते थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से परमाणु मिसाइलें और अन्य हथियारों को हटा ले। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ के जहाजों को रोके। इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। इस तनावपूर्ण स्थिति से ऐसा लगने लगा कि दोनों महाशक्तियों के मध्य भयानक युद्ध निश्चित रूप से होगा। संपूर्ण विश्व चिंतित हो गया। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। 6वां, दोनों महाशक्तियों द्वारा युद्ध को टालने का फैसला। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ ने युद्ध की भयावहता को दृष्टिगत रखते हुए युद्ध को टालने का फैसला लिया। दोनों पक्षों के इस फैसले से समस्त विश्व ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली अथवा वापसी का रूप कर लिया। इस तरह क्यूबा का मिसाइल संकट टल गया, लेकिन इसने दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, जो सोवियत संघ के विघटन तक जारी रहा। ठीक है, यह प्रश्न पूरा होता है। इसमें कोई चीज ऐसी जो आप जानना चाहते हैं?
सर ये तख्ता पलट एक शब्द आप बोले हैं, उसका अर्थ बताइए। तख्ता पलट का अभिप्राय है जैसे किसी देश के शासक के विरुद्ध वहां के लोग विद्रोह कर दें और वे विद्रोही उस शासक की कुर्सी पर आसीन हो जाए, अर्थात वह देश उनके अधीन हो जाए, उनके अनुसार चलने लगे। विद्रोहियों की दो स्थिति होती है, या तो वह सफल होते हैं या तो असफल होते हैं। जब सफल होते हैं तो तख्ता पलट की बात की जाती है, जो कोई शासक रहता है उसकी जगह पे उनका शासन प्रारंभ हो जाता है, इसको बोलते हैं तख्ता पलट। ठीक है, जी आगे बढ़े। जी सर आगे। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के प्रभाव को विस्तार से बताइए। शीत युद्ध से अभिप्राय शीत युद्ध उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। यह स्थिति शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के अनेक प्रभाव पड़े जिनको सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों में बांटा जा सकता है। पहले हम सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन। दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध की भयावहता के कारण संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी प्रोत्साहन मिला। नंबर 2, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बट रहा था। इन दोनों गुटों में सम्मिलित होने से बचने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म और विकास हुआ, जिसके तहत तीसरी दुनिया के देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सके। तीसरा, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा प्राप्त था। इन देशों के समक्ष मुख्य चुनौती उनके देश का आर्थिक विकास करना था। बिना टिकाऊ विकास के कोई देश सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं रह सकता था, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आजादी हासिल की गई। इसी सोच के कारण नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। नंबर 4, प्रौद्योगिक विकास। शीत युद्ध के कारण समस्त विश्व में परमाणु शक्ति के क्षेत्र में प्रौद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। ये रहा सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव। विश्व का दो गुटों में विभाजन। शीत युद्ध के कारण विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया। एक गुट संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हो गया तो दूसरा गुट सोवियत संघ के साथ हो गया। इन गुटों के निर्माण से दोनों गुटों में सम्मिलित देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ समझौता करना पड़ा। जो किसी गुट में सम्मिलित नहीं हुए उन पर अपने गुट में सम्मिलित होने हेतु दोनों महाशक्तियों द्वारा दबाव डाला गया। 2, सैन्य गठबंधनों का उद्भव। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक सैन्य गठबंधनों का उद्भव हुआ। शस्त्रीकरण को बढ़ावा। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर यह नकारात्मक प्रभाव डाला कि इसके कारण शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। निशस्त्रीकरण की असफलता। शीत युद्ध के निरंतर तनाव भरे वातावरण से मुक्ति प्राप्त करने हेतु विभिन्न देशों द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रयास किए गए लेकिन असफलता ही हाथ लगी। अस्त्र शस्त्रों की होड़ ने इसे अप्रभावी बना दिया। भय तथा संदेह के वातावरण का जन्म। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और संदेह की स्थिति। कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। भय तथा संदेह का वातावरण का जन्म। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और संदेह के वातावरण का जन्म हुआ जो शीत युद्ध की समाप्ति तक निरंतर बना रहा। परमाणु युद्ध का भय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर परमाणु बमों का प्रयोग किया था। इसी होड़ के कारण सोवियत संघ ने भी परमाणु अस्त्रों का विकास किया।
इससे यद्यपि दोनों महाशक्तियों के मध्य शांति संतुलन स्थापित हुआ, लेकिन उनके बीच सैन्य स्पर्धा भी अत्यधिक बढ़ने लगी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय समस्त विश्व को यह लगने लगा था कि दोनों महाशक्तियों के मध्य परमाणु युद्ध अवश्यंभावी है, लेकिन यह संकट टल गया। इसमें किसी को कुछ पूछना? इसमें सशस्त्रीकरण का मतलब बताइए। सशस्त्रीकरण अस्त्र और शस्त्र दो शब्दों से। शस्त्र का अभिप्राय जिसमें बारूद इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। तो बारूद इत्यादि से इस्तेमाल होने वाले शस्त्र जैसे बंदूक हो गया, कारतूस हो गया, बम हो गया या परमाणु बम हो गए, ये सब शस्त्र में आएंगे। मिसाइलें हो गई। तो शस्त्रीकरण अर्थात इनकी मात्रा में वृद्धि होना, शस्त्रों की मात्रा में वृद्धि होना क्या है? शस्त्रीकरण। ठीक है जी। और कुछ इसमें? नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है। किसी को और कोई क्वेश्चन हो इसमें मन में आया तो आप पूछ सकते हैं। शीत युद्ध के उदय के प्रमुख कारण, यह प्रश्न है। आंसर में आते हैं हम। नंबर 1, परस्पर संदेह और भय। दोनों गुटों के देश के मध्य शीत युद्ध का कारण परस्पर संदेह, अविश्वास और डर का व्याप्त होना था, क्योंकि पाश्चात्य देश वैश्विक क्रांति से काफी भयभीत हुए थे, जिसने आपस में अविश्वास और भय की खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया था। नंबर 2, विरोधी विचारधारा। दोनों महाशक्तियों के अनुयायी देश परस्पर विरोधी विचारधारा वाले थे। जहां एक पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश था, वहीं दूसरा साम्यवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। विश्व में दोनों ही अपना अपना प्रभुत्व अधिकाधिक क्षेत्र पर स्थापित करना चाहते थे। जर्मनी का घटनाक्रम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बट गया। पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादी शक्तियों ने सत्ता संभाली, जबकि पश्चिमी हिस्से में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की साम्यवादी विरोधी शक्तियों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। इस कारण से स्थितियां निरंतर तनावपूर्ण, जुड़ गया राज्य, जुड़ गया, चिंता मत कर रहे हैं ना। इस कारण से स्थितियां निरंतर तनावपूर्ण होती चली गई। माल्टा समझौते की अवहेलना। शीत युद्ध के उदय का एक अन्य कारण यह भी था कि सोवियत संघ माल्टा समझौता की अवहेलना कर रहा था। वह पोलैंड में साम्यवादी सरकार स्थापित करने में मददगार साबित हो रहा था। पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ विरोधी प्रचार। पाश्चात्य देशों ने सोवियत संघ विरोधी प्रचार अभियान जोर शोर से चला रखा था। इसके पीछे इनका यह उद्देश्य था कि पश्चिम के अधिक से अधिक राज्य सोवियत संघ के विरुद्ध इकट्ठे हो जाएं और सोवियत संघ अलग थलग पड़कर अकेला हो जाए। राजेश यादव। अनुज बोलो नहीं, केवल सुनो। सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर बर्लिन वाला एक बार और बता दीजिए। अच्छा, इसमें परस्पर संदेह एवं भय। हाँ सर, जो डिवाइड करने वाला है ईस्ट जर्मनी को। अच्छा ठीक, सुन लो। इसमें हम आपको ठीक है। तीसरा है जर्मनी का घटनाक्रम ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बट गया। पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादी शक्तियों ने सत्ता संभाली, जबकि पश्चिमी हिस्से में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की साम्यवादी विरोधी शक्तियों ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। ठीक है। यस सर। इस कारण से स्थितियां निरंतर तनावपूर्ण होती चली गई। इसमें हमको लगता है कि फिर 5 पॉइंट हो गए थे। या फिर से पांचवा सुनो। पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ विरोधी प्रचार। पाश्चात्य देशों ने सोवियत संघ विरोधी प्रचार अभियान जोर शोर से चला रखा था। इसके पीछे का यह उद्देश्य था कि पश्चिम के अधिक से अधिक राज्य सोवियत संघ के विरुद्ध इकट्ठे हो जाए और सोवियत संघ अलग थलग पड़कर अकेला हो जाए। छठवां, सोवियत संघ द्वारा पाश्चात्य देशों के विरुद्ध प्रचार। सोवियत संघ ने भी प्रचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए पाश्चात्य देशों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया।
अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार पर अंकुश लगाने हेतु ऐसे कार्य किए जिनसे शीत युद्ध के बादल और गहराते चले गए। शांति समझौते पर परस्पर मतभेद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और पाश्चात्य देशों के बीच अनेक बातों पर एक अभिमत नहीं था, जैसे इटली और यूगोस्लाविया का सीमा संबंधी मामला। सोवियत संघ लीबिया को अपने संरक्षण में लेना चाहता था और इटली से युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का आकांक्षी भी था, लेकिन ये सभी बातें पाश्चात्य देशों को नापसंद थी। इस प्रकार निरंतर बढ़ते मतभेदों से शीत युद्ध का मार्ग खुल रहा था। 8वां है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों महाशक्तियों में अविश्वास और तनाव की चौड़ी खाई को पाटने में असफल सिद्ध हुआ। 9वां संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वीटो पावर का प्रयोग। पाश्चात्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी संख्यात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन सोवियत संघ ने पश्चिम गुट की एक न चलने दी और उसके खिलाफ अनेक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य पाश्चात्य देशों ने भी सोवियत संघ विरोधी कार्यों को क्रियान्वित किए जाने की एक मुहिम सी छिड़ दी। 10वां अणुबम का रहस्य सोवियत संघ से छिपाना। शीत युद्ध के उदय का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने अणुबमों के अनुसंधान को सोवियत संघ से छिपा कर रखा। सोवियत संघ को इनकी इस कपटपूर्ण चालाकी से काफी ठेस पहुंची। इससे दोनों महाशक्तियों के बीच संबंधों में कभी न भरी जाने वाली दरार पैदा हो गई। यह प्रश्न पूरा होता है। इसमें कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हैं? सर एक बार। हेलो सर। बार बार राजेश डिस्टर्ब न करो भाई। सर कॉल कट गया क्यों? अब तो किसी इंजीनियर से पूछना पड़ेगा ना। हाँ, फिर तुमको बेटा दे देंगे इसको ना, आप ले लेना बाद में। जी सर। हाँ चलिए आगे। इसमें किसी कोई प्रश्न पूछना है? नहीं। आगे देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को समझाते हुए आलोचनात्मक विवेचन की। ये सब सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने तथा अनेक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए विश्व राजनीति में शांति और स्थिरता के लिए सक्रिय रहने का आंदोलन है। न यह तटस्थता है और न पृथकतावाद। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी देश को प्रत्येक मुद्दे पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित एवं विश्व शांति के आधार पर गुटों से अलग रहते हुए निर्णय लेने की स्वतंत्रता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर प्रमुख थे। इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के वामे एनुक्रूना ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। नंबर 1, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। नंबर 2, स्वयं को महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। शीत युद्ध के दौर में भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से दूर रखा। 9 स्वतंत्र देशों को आंदोलन में आने के लिए प्रेरित किया। भारत ने 9 स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। उनके समक्ष तीसरा विकल्प प्रस्तुत करके उन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित किया। नंबर 4, विश्व शांति और स्थिरता के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सक्रिय रखना। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाने पर बल दिया। वैचारिक एवं संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वैचारिक
एवं संगठनात्मक ढांचे के निर्धारण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समन्वयकारी भूमिका। भारत ने समन्वयकारी भूमिका निभाते हुए सदस्यों के बीच उठे विवादास्पद मुद्दों को टालने या स्थगित करने पर बल देकर आंदोलन को विभाजित होने से बचाया। भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति का आलोचनात्मक विवेचन। नंबर 1, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के लाभ। इसमें आप राष्ट्रीय हित के अनुरूप फैसले। गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सधता था, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने महत्व को बनाए रखने में सफल गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के कारण भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या उनसे दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्तियों की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत सरकार को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही दबाव डाल सकता था। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना। सिद्धांत विहीन नीति। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। अस्थिर नीति। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति में अस्थिरता रही है। यह रहा गुटनिरपेक्षता और भारत की स्थिति, जिस पर आपसे चर्चा की। इसमें कोई ऐसा शब्द जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? किसी को? आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लें। शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। नंबर 1, विश्व का 2 गुटों में विभाजन। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रथम प्रभाव यह पड़ा कि अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में विश्व 2 खेमों में विभक्त हो गया। एक खेमा पूंजीवादी गुट कहलाया और दूसरा साम्यवादी गुट कहलाया। नंबर 2, सैनिक गठबंधनों की राजनीति। शीत युद्ध के कारण सैनिक गठबंधनों की राजनीति प्रारंभ हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। एशिया अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों ने दोनों गुटों से अपने को अलग रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा बनना उचित था। सशस्त्रीकरण को बढ़ावा। शीत युद्ध का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव यह पड़ा कि इससे सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। दोनों गुट खतरनाक शस्त्रों का संग्रह करने लगे। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां छोटे देशों पर अपना नियंत्रण क्यों बनाए रखना चाहती थी, अथवा महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन बनाए रखने को क्यों प्रेरित थी? आंसर, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के कारण। महत्वपूर्ण संसाधनों को हासिल करना। महाशक्तियां इन छोटे देशों के यहाँ अपने हथियारों की बिक्री करती थी और इनके यहाँ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके सेना का संचालन करती थी। सैन्य ठिकाने। छोटे देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाकर दोनों महाशक्तियां एक दूसरे गुट की जासूसी करती थी। छोटे देश विचारधारा की वजह से भी महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण थे। गुटों में सम्मिलित देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही। गुटों में सम्मिलित हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद समाजवाद एवं साम्यवाद से अधिक श्रेष्ठ है, अथवा समाजवाद एवं साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। यह रहा उत्तर। इसमें किसी को कुछ पूछना? नहीं पूछना? आप अच्छा ठीक है। शीत युद्ध के काल में अवरोध की स्थिति ने युद्ध को रोका, लेकिन दोनों महाशक्तियों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को क्यों नहीं रोक सकी? आंसर, शीत युद्ध काल में अवरोध की स्थिति महाशक्तियों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को रोकने में असफल रही। उनके जो प्रमुख कारण हैं उनकी हम चर्चा करते हैं।
महाशक्तियों से जुड़े देश यह जानते थे कि परस्पर युद्ध अत्यंत ही खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि परमाणु हथियारों का प्रयोग किए जाने की स्थिति में संपूर्ण विश्व का विनाश हो जाएगा। दोनों ही गुटों के पास परमाणु बमों का भारी भंडारण था। आपसी प्रतिद्वंदिता न रुक पाने का एक अन्य कारण दोनों महाशक्तियों की अलग अलग और विपरीत विचारधारा थी। पृथक पृथक विचारधाराएं होने के कारण उनमें कोई समझौता होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। दोनों महाशक्तियां औद्योगिकीकरण के चरम विकास की अवस्था में थी और उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल विश्व के अल्प विकसित देशों से ही प्राप्त हो सकता था। एक प्रकार से यह उन देशों के लिए की गई छीना झपटी अथवा प्रतिस्पर्धी थी। ठीक है, इसमें किसी को कोई शब्द ऐसा? सर अवरोध का मतलब बता दीजिए। अवरोध का अभिप्राय रोकना है। जैसे कहीं जा रहे हैं, अब रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो जाए, क्या कहा जाएगा उसको? रोकना है ना, अवरोध। अवरोध। इसी से जुड़ा हुआ है गति अवरोध। गति अवरोध का अभिप्राय क्या है कि आपकी गति धीमी हो जाती, फिर आप चले जाते, आपको पूरी तौर पर नहीं रोका जाता, आपकी गति को धीमी कर दी जाती है, वह गति अवरोध हो गया। अवरोध का अभिप्राय कि आपको पूरी तौर पर रोक दिया जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है। ठीक है जी। आगे आते हैं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? आंसर, सन 1958 में बर्लिन की दीवार के निर्माण की वजह से जर्मन शेष यूरोप और महाशक्तियों के नेतृत्व में विभक्त विश्व के दोनों गुटों में तनाव और अधिक बढ़ा। नंबर 2, 1960 के दशक के प्रारंभ में ही कांगो सहित अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से मुठभेड़ की स्थिति पैदा हो गई। यह संकट और अधिक विकराल होता चला गया, क्योंकि दोनों गुटों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए सहमत नहीं था। नंबर 3, 1960 के दशक में कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान आदि में व्यापक स्तर पर जन हानि हुई थी। अनेक बार महाशक्तियों के बीच राजनीतिक वार्ताएं भी नहीं हुई, जिससे दोनों के बीच गलतफहमियों की खाई और गहरी हो गई। सन 1962 अर्थात 1962 और 1965 अर्थात 1965 में भारत पर क्रमशः चीन और पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया। सन 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बेआपेक्ष आक्रमण किया गया। सन 1965 डोमिनियन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि। सन 1968 चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्विध्रुवीय विश्व के समक्ष चुनौती था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्विध्रुवीय विश्व के समक्ष चुनौती था। आंसर, विश्व की दोनों महाशक्तियां नव स्वतंत्रता प्राप्त तीसरे विश्व के अल्पमत विकसित देशों को लालच देकर, दबाव बनाकर और समझौतों का प्रलोभन देकर उनको अपने अपने गुट में मिलाने हेतु लालायित थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में एशिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुकर्णो तथा अफ्रीका के बामे एनक्रमा थे। ये सभी तीसरी दुनिया के प्रतिनिधि देश थे और इन्होंने परतंत्रता का स्वाद चखा था। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा पश्चिम के अनेक देशों पर हमले किए गए थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अनवरत चलाए रखना स्वयं में काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था। 5 सदस्य देशों ने अपना सफर शुरू करने वाले गुटनिरपेक्ष देशों ने अपनी सदस्य संख्या 120 कर ली। इतनी बड़ी संख्या में अपने समर्थक बनाना भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका किस प्रकार जिम्मेदार था? आंसर, नंबर 1, अणुबम का रहस्य गुप्त रखना। अमेरिका ने अणुबम के रहस्य को सोवियत संघ से गुप्त रखा। इस बात से क्षुब्ध होकर सोवियत संघ अस्त्र शस्त्र बनाने में लग गया तथा कुछ ही वर्षों में अणुबम का आविष्कार कर लिया। इसके बाद तो दोनों में शस्त्रास्त्रों की होड़ लग गई। रूस विरोधी प्रचार, युद्ध काल में ही पश्चिमी देशों के सूचना प्रसार के संसाधन रूस विरोधी प्रचार करने लग गए थे।
बाद में इन देशों ने खुलेआम सोवियत संघ की आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। उसके विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का यह प्रचार शीत युद्ध को बढ़ावा देने का कारण बना। अमेरिका का जापान पर अधिकार जमाने का कार्यक्रम। जापान पर अमेरिका द्वारा अणु बम के प्रयोग के बाद रूस को शक हो गया कि अमेरिका जापान पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहता है। इससे दोनों देशों में तनाव हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के गुट निरपेक्षता की नीति को अनियमित तथा सिद्धांतहीन कहा जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं और क्यों? यह विचार असहमत होने योग्य है। आलोचकों द्वारा एक पक्षीय अवहेलना करके गुट निरपेक्ष नीति पर उक्त टिप्पणी की गई है। सन 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय पाकिस्तान को चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हथियार और आर्थिक सहायता दिए जाने की वजह से भारत की अस्मिता तथा राष्ट्रीय संप्रभुता पर संकट उत्पन्न हो गया था। पाकिस्तान मामले में हस्तक्षेप करने वाली एक साम्यवादी और दूसरी पूंजीवादी शक्ति की इस कुचेष्टा को निरुत्साहित करने के लिए भारत का सोवियत संघ के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना तत्कालीन परिस्थितियों में सर्वथा उचित था। गुट निरपेक्षता की नीति इस बात को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई थी कि दो महाशक्तियां नए आजाद हुए देशों की संप्रभुता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के किसी भी सदस्य देश को ऐसी विषम परिस्थितियों में कूटनीति अपनाने से कभी भी नहीं रोका तथा इसके विपरीत सहायता ही उपलब्ध कराई। दक्षिण एशिया का आसियान संगठन भी गुट निरपेक्ष नीति का ही एक रूप है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता क्या है? क्या गुट निरपेक्षता का अभिप्राय तटस्थता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ महाशक्तियों के किसी भी गुट में शामिल न होना, अर्थात इन गुटों के सैन्य गठबंधनों और संधियों से अलग रहना, गुटों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए विश्व राजनीति में भाग लेना। गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। गुट निरपेक्षता तटस्थता की नीति नहीं है। तटस्थता का अभिप्राय है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। ऐसे देश न तो युद्ध में संलग्न होते हैं और न ही युद्ध के सही गलत के संबंध में अपना कोई पक्ष रखते हैं, लेकिन गुट निरपेक्षता युद्ध को टालने तथा युद्ध के अंत का प्रयास करने की नीति है। यह भी प्रश्न पूरा होता है। सर, तटस्थता मतलब क्या होता है? अभी तटस्थता के बारे में मैंने बताया। जैसे मान लो कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तटस्थता का अभिप्राय है कि जो तीसरा देश है वह उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, वह किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, उन दोनों देशों में से कौन सही है कौन गलत है यह भी नहीं बोलेगा, अर्थात चुपचाप देखता रहेगा। यह है तटस्थता। सीधे सीधे आप जानिए, जैसे नदियों का तट है, तो चाहे नदी सूख जाए चाहे उसमें बाढ़ आ जाए, लेकिन तट जहां रहता है वहीं बना रहता है। तट इधर उधर जाता है कहीं? नहीं जाता। तो तटस्थता जो शब्द है उसी तट से है। अभिप्राय यह है कि कौन गलत है कौन सही है इसका उसके लिए कोई मायने नहीं, वह अपने को उससे अलग रखता है। गुट निरपेक्षता में ऐसा नहीं होता। गुट निरपेक्षता में जो देश सही है उसके साथ अन्य देश जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। आगे, अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य। नहीं, फिर से प्रश्न आप सुनिए। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य। आंसर में आइए। नंबर एक, विश्व की अर्थव्यवस्था की अंतःनिर्भरता का अधिक कुशलता एवं न्यायपूर्ण प्रबंध हो। नंबर दो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार हो जिससे विकासशील देशों को अधिकाधिक फायदा मिल सके। नंबर तीन, विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त नवीन प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध हो। नंबर चार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगी व्यापारिक रुकावटों को हटाया जाए और वस्तुओं का निर्यात करने में विकासशील देशों को अधिक अनुकूल शर्तें प्रदान की जाएं। नंबर पाँच, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य संचालन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आचार संहिता लागू की जाए। नंबर 6, विकसित देश विकासशील देशों में अपनी पूंजी का निवेश करें। नंबर 7, विकासशील देशों को न्यूनतम ब्याज शर्तों पर ऋण दिलाए जाएं और उनके पुनर्भुगतान की शर्तें भी अत्यधिक लचीली रखी जाए।
यह जवाब था आपका नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य से संबंधित। इसमें कोई ऐसा शब्द जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं जो क्लियर ना हो रहा हो? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषता। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषता। आंसर नंबर 1, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की नीति है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति एक स्वतंत्र नीति है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता हेतु अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय सहयोग देने की नीति है। भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति नव स्वतंत्र देशों के गुटों में शामिल होने से रोकने की नीति है। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति अल्प विकसित देशों के आपसी सहयोग और आर्थिक विकास पर बल देती है। अगला प्रश्न, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? स्पष्ट कीजिए। आंसर नंबर 1, राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई ताकि वह स्वतंत्र रूप से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सके जिनसे उसका हित सधता हो, न कि महाशक्तियों और खेमे के देशों का। दोनों महाशक्तियों के सहयोग लेने हेतु भारत ने दोनों महाशक्तियों से संबंध व मित्रता स्थापित करते हुए दोनों से सहयोग लेने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। स्वतंत्र नीति निर्धारण हेतु भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति इसलिए भी अपनाई ताकि भारत स्वतंत्र नीति का निर्धारण कर सके। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। ठीक है, किसी कुछ इसमें पूछना? नहीं सर। कौन कौन लाइन पर है? अनुज, आपकी आवाज आ रही है। और कौन कौन लोग हैं? समय से चलो, कुछ आवाज आ रही है। हमको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि बस रिसीव करके मोबाइल छोड़ दिया, घर वाले पढ़ रहे हैं और आप कहीं और। नहीं सर। नहीं सर, हाँ, कुछ शीत लोग युद्ध, काट के भाग भी गए हैं। कोई बात नहीं। वो जिसका जो स्वभाव है ना, शीत युद्ध का क्या अर्थ है, ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है ना? अति लघुत्तरी। शीत युद्ध का क्या अर्थ है? शीत युद्ध का अर्थ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शंका, भय, ईर्ष्या पर आधारित वाद विवादों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारणों, कूटनीतिक चालों और सैन्य शक्ति के प्रसार के द्वारा लड़े जाने वाले स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ शीत युद्ध का अर्थ? जी सर। फिर से एक बार सुन लीजिए आप। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शंका, भय, ईर्ष्या पर आधारित वाद विवादों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारणों, कूटनीतिक चालों और सैन्य शक्ति के प्रसार के द्वारा लड़े जाने वाले स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। सर, ये कूटनीति चाल का मतलब बताइए। कूटनीति का अभिप्राय, जैसे सामान्य तौर पे समझ लो कि आपको एक लूडो का खेल है या एक शतरंज का खेल है। जी तो लूडो में जितना आता है आप उतना ही कदम आगे बढ़ते हैं। जी सर। शतरंज में क्या होता है कि शतरंज खेलने वाले अपने सैनिक को दांव पे देते हैं, कि सैनिक को आगे कर देते हैं कि दूसरा उसके सैनिक को मार दे, भले उसका सैनिक मारा जाए, और दूसरी तरफ खेलने वाला क्या करता है, उसके राजा को मार देता है, खेल ही खत्म कर देता है ना? जी। कूटनीति का अभिप्राय जो सामने दिखता है वह होता नहीं। ठीक है, जो चीजें सामने कही जाती हैं वह चीजें होती नहीं। जैसे भारत और पाकिस्तान के किस तरह के संबंध है? कूटनीतिक संबंध है। किस तरह के? कूटनीतिक। विशेषकर जो शत्रु लोग हैं या शत्रु राष्ट्र हैं, शत्रु देश हैं, उनके एक दूसरे के संबंध होते हैं, वे क्या होते हैं? कूटनीतिक। क्या होते हैं? कूटनीतिक। जैसे दो मित्र हैं तो आपस में कूटनीति नहीं करते, वे साफ साफ हर बात को बताते हैं किस काम को किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पर अगर शत्रु हैं तो वे जो भी बातें करते हैं उन बातों के परिणामों की चिंता करते हुए रखते हैं उन बातों को। कूटनीति प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष है और अपना बचाव अधिक है, दूसरे को भले उसमें नुकसान पहुंच जाए।
ठीक है, आगे आते हैं। अपरोध, अपरोध का तर्क किसे कहा गया? ठीक है, अपरोध का तर्क, अर्पिता लाइन से अलग हो गई थी, फिर इसको जोड़ते हैं, देखें जुड़ जाए। हेलो अर्पिता, जुड़ गई? यस सर। चलो ठीक है। अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क किसे कहा गया? अपरोध का तर्क, अपरोध ध्यान रखना है ना, अवरोध नहीं, अपरोध। यदि कोई शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने के लायक हथियार बच जाएंगे, इसे अपरोध का तर्क कहा जाता है ना? यस। हाँ, अपरोध का अभिप्राय क्या है? किसी को रोकना और फिर संतुलन बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शीत युद्ध शुरू होने का मूल कारण क्या था? शीत युद्ध शुरू होने का मूल कारण परस्पर विरोधी खेमों के समझ में यह बात थी कि प्रत्यक्ष युद्ध खतरों से परिपूर्ण है, क्योंकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान की प्रबल संभावनाएं थी। इसमें वास्तविक विजेता का निर्धारण सरल कार्य न था। यदि एक गुट अपने शत्रु पर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने का प्रयास करता है, तब भी दूसरे गुट के पास उसे बर्बाद करने लायक अस्त्र बच जाएंगे। यही कारण था कि तीसरा विश्व युद्ध न होकर शीत युद्ध की स्थिति बनी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। शीत युद्ध के प्रमुख कारण में, मूल कारण में, नहीं हो गया। शीत युद्ध के दायरे में, शीत युद्ध के दायरे से आपका क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध का दायरा, शीत युद्ध के दायरे का अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से है जहां विरोधी गुटों में विभक्त देशों के मध्य संकट के अवसर आए, युद्ध हुए अथवा इसके होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हुई। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, परंतु विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां भी बनी जब दोनों महाशक्तियों के मध्य राजनीतिक वार्ताएं नहीं हुई और इसने दोनों के बीच की गलतफहमियां बढ़ाई। यह रहा शीत युद्ध के दायरे का अभिप्राय। शीत युद्ध के दो सैनिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। शीत युद्ध के दो सैनिक लक्षण। नंबर 1, नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट इत्यादि सैन्य गठबंधनों का निर्माण करना, इनमें अधिकाधिक देशों को सम्मिलित करना, सशस्त्रीकरण करना और अत्याधुनिक परमाणु मिसाइलें निर्मित करके उन्हें युद्ध के महत्व के बिंदुओं पर स्थापित करना। छोटे देशों ने शीत युद्ध के युग की मैत्री संधियों में महाशक्तियों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ा? छोटे देश असुरक्षा की भावना से ग्रसित थे। वे स्वयं को बड़ी शक्तियों से जोड़कर स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। कुछ देशों की सोच थी कि यदि वे महाशक्तियों के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें अपनी सुरक्षा हेतु अधिक सैन्य व्यय नहीं करना होगा। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उन्हें आवश्यक सहायता बिना किसी देरी के मिलेगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो लक्षण। नंबर 1, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश गुटीय राजनीति से दूर रहते हुए अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रखते हैं। नंबर 2, विश्व में महायुद्ध जैसे किसी भी बड़े खतरे पर प्रभावी अंकुश लगाने में गुट निरपेक्षता की नीति कारगर सिद्ध होती है। इसके द्वारा अनेक युद्धों का समाधान किया जा चुका है। गुट निरपेक्षता की किन्हीं दो नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख। गुट निरपेक्षता की दो नवीन प्रवृत्तियां। नंबर 1, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में संलग्न है। नंबर 2, धीरे धीरे गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक राजनीतिक आंदोलन से आर्थिक आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया है।
ठीक है। वांडुक सम्मेलन क्या है, इसके कोई दो परिणाम। वांडुक सम्मेलन सन 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर वांडग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे हम बांडुक सम्मेलन के नाम से जानते हैं। बांडुक सम्मेलन के दो परिणाम। अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के निरंतर बढ़ते हुए संपर्कों का यह चरम बिंदु था। बांडुक सम्मेलन के दौरान ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी गई थी। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच हुई किन्हीं 4 मुठभेड़ों की चर्चा कीजिए। आंसर, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच 4 मुठभेड़। नंबर 1, सन 1950 से 53, 1950 से 53 का कोरिया युद्ध और कोरिया का 2 भागों में विभक्त होना। नंबर 2, सन 1959, 1959 का फ्रांस और वियतनाम का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई। नंबर 3, बर्लिन का दीवार का निर्माण। नंबर 4, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट 1962। ठीक है, अब हम आते हैं, आप लोग इसका जवाब देंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। जी सर। बहुत सी चर्चा हुई, इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, ध्यान सुनेंगे। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962। ठीक है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961। वार्सा संधि कब हुई? 1955। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था कब? 1961 में। और लगभग शीत युद्ध के दौर से संदर्भित जितने प्रश्न थे यहीं पर पूरे होते हैं। किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। कोई सवाल नहीं? अच्छा, जरा एक बार हम जानना चाहेंगे कि हम लोग विदा हो रहे तो अभी कौन कौन लोग जुड़े हैं। कि क्लास में तो पता चल जाता है। ऐसे अर्पिता जुड़ी हो? यस सर। अच्छा, आपस में जुगाड़ करके ऐसा ही नहीं कि एक ही बोल देना सबका यस सर। नो सर। हाँ, विकास यादव। हाँ, शिल्पी।